अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं कि जब प्रोग्रेसिव शॉक हो रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या क्या हमारी बॉडी में डिटेरियोरेशन होगी, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे डेथ होती जाएगी। सबसे पहले को होगा कार्डियक डिप्रेशन। व्हेन द आर्टियल प्रेशर फॉल्स लो इनफ, क्रोनिक ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। इसमें मतलब क्या है कि जैसे ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सही है, पूरी बॉडी में हो रहा है। अब हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पंप करने की कोशिश कर रहा है ताकि ब्लड के फ्लो को मेंटेन कर सके। अब ऑब्वियसली जब ज़्यादा काम करेगा हार्ट, तो ज़्यादा ब्लड की उसको ज़रूरत होगी, तो वो और ज़्यादा ब्लड मांग रहा है, लेकिन ब्लड तो है ही नहीं, तो वो हार्ट क्या होगा, कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। इस तरह इसको कहते हैं कार्डियक डिप्रेशन के। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा काम करने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन ब्लड है ही नहीं बॉडी में, तो क्या फ़ायदा। तो इस तरह हार्ट भी हमारा कमज़ोर होता जाएगा। फिर हमारे पास है वेजोमोटर फेलियर। सेकंड क्या होगा, वेजोमोटर फेलियर, जिसमें कि पहले तो जब ब्रेन सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो रहा था, तो पहले तो उसने वेजोमीटर ने काम किया, उसने पहले टर्मिनल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट किए, काम किया, वेजोकंस्ट्रिक्शन करी। लेकिन फिर जब 10 से 15 मिनट के अंदर भी भाई ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हुआ, तो वेजोमोटर जो एरिया है वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाएगा, वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा, और फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा ब्रेन का। सही है, ये इतना ख़तरनाक है। अब ब्लॉकेज ऑफ वेरी स्मॉल वेजल्स, स्लज ब्लड। अब इसमें होगा क्या, भाई हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी काम तो लेकिन करेगी ना, किसी तरह तो मेंटेन हो जाए, किसी तरह तो मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे, तो क्या करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, कार्बोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड बनेगा। सही है। अब इसमें क्या होगा कि लैक्टिक एसिड जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, और जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, इस्कीमिक टिश्यूज़ हैं, उनके भी जो प्रोडक्ट्स हैं, डेड प्रोडक्ट्स हैं, डिटोरेशन प्रोडक्ट्स हैं, वो सब मिलकर क्या करेंगे, वो करेंगे लोकल ब्लड एग्लूटिनेशन करेंगे और माइन्यूट ब्लड फॉल्स बना लेंगे। मतलब कि क्या होगा कि लैक्टिक एसिड वगैरह बनेगा, जो इस्कीमिक प्रोडक्ट्स होते हैं, इस्कीमिक टिश्यूज़ होंगे, वो मिलकर ब्लड की क्लॉटिंग शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, और इस वजह से छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे, और स्मॉल वेसल्स जो होती हैं वो जाके बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी। अब जब ये ब्लॉक होंगी, तो जो माइक्रोवेस्कुलरेचर होता है वो फिर उसका ही ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और इस तरह ब्लड की फ्लो बहुत स्लगिश हो जाएगी। सिंपली इंक्रीज कैपेबिलिटी परमिएबिलिटी। इसमें भी वही बात आ गई, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ऑब्वियसली कैपिलरी अपना काम करना छोड़ देंगे और उनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम और कम होगा, कार्डियक शॉक और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। सिंपल। जो इस्कीमिक टिश्यूज़ होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। कार्डियक डिप्रेशन कॉज बाय एंडोटॉक्सिन। Diminished blood flow to the intestine often causes enhanced formation and absorption of toxic substances. मतलब कि इंटेस्टाइन के पास ब्लड नहीं है, तो वो ऑब्वियसली टॉक्सिन्स और एब्जॉर्ब करेगी, और जिसकी वजह से कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा। ये सिंपली ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिटोरेशन करवाते रहेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ख़राब बेकार हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, लाइसोसोम्स, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट्स, ये सब डिप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली सबसे एंड में लिवर का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लंग्स में एडिमा हो जाएगा, हार्ट बिल्कुल ही अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ख़त्म कर देगा, और फिर जाके डेथ हो जाएगी। अच्छा, एसिडोसिस इन शॉक। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हमारे पास बॉडी में हमारे पास ब्लड शॉक डेवलप हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है हमारी बॉडी के पास, तो क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी तो जिसका एंड प्रोडक्ट जो क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड बनेगा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, हमारे पास बॉडी में एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। सही है। इन एडिशन पुअर ब्लड फ्लो थ्रू टिश्यूज प्रिवेंट्स नॉर्मल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल नहीं होगी, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड बना लेगी,
इसी तरह हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह मिलकर हमारी बॉडी में एसिडोसिस प्रोड्यूस कर देंगे। शॉक तो हो ही रहा था, अब एसिडोसिस भी हो रहा है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास है इरिवर्सिबल शॉक। इरिवर्सिबल शॉक मतलब कि अब आप कुछ भी आप कर लो, इस स्टेज पर हमारी बॉडी पहुंच चुकी है कि आप कुछ रिवर्स नहीं कर सकते आप ब्लड फ्लो को, सेक्रेटरी शॉक को। सही है। इस वजह से क्यों होता है? क्योंकि डिप्लेशन ऑफ सेलुलर हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स इन इरिवर्सिबल शॉक। इसमें क्या होता है कि हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन द लिवर एंड द हार्ट, आर ग्रेटली डिमिनिश्ड इन सीवियर डिग्रीज ऑफ शॉक। इसमें क्या होता है कि जो ATP होता है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है, फिर ADP से AMP में कन्वर्ट होता है और फिर सिंपली एडिनोसिन बन जाता है। सही है। और ये बाहर सेल से बाहर चला जाता है। अब ATP के हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी सोर्स होती है हमारी बॉडी में, सारे काम हमारे पास ATP कर रहा होता है। अब जब हमारे पास ATP है ही नहीं, एडिनोसिन बन चुका है और एडिनोसिन फॉस्फेट से अलग हो गया है, तो एडिनोसिन अंदर भी नहीं आ सकता सेल के। तो क्या होगा, जब हमारे पास ATP नहीं है तो ऑब्वियसली हमें कोई काम होंगे नहीं बॉडी के, ATP कम होते जाएंगे, फॉस्फेट अलग होता जाएगा और इस तरह इरिवर्सिबल शॉक हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएगा और इस कोई भी थेरेपी काम नहीं आएगी। अब है हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कॉज्ड बाय प्लाज्मा लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम इन विदाउट लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल। मतलब अगर हम प्लाज्मा लॉस होगा तो हमारे पास कैसे हमारे पास शॉक डेवलप हो रहा है, या तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है या कोई सीवियर बर्न्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास प्लाज्मा लॉस हो रहा है और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो रहा है। सही है। अच्छा, कोई डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन जब होगी तो उस पर भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ऑब्वियसली डेवलप हो। कैसे हो रही है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा लॉस, किडनीज फिल्ट्रेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आप फ्लूइड नहीं ले रहे, थर्स्ट नहीं है बिल्कुल भी, और एड्रेनल कॉर्टिसोस वगैरह, मतलब इन सब को मिला के अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमारी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो जाएगा। अब हम न्यूरोजेनिक शॉक की बात करें। न्यूरोजेनिक शॉक कैसे, कि मतलब जो वेजोमोटर टोन है हमारी बॉडी की, जो मेड्यूला में जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन वगैरह करवाती है, वो ख़त्म हो गई है, जिसकी इस वजह से न्यूरोजेनिक शॉक डेवलप हो जाएगा। मतलब कि अगर वो नहीं होगी तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेजो डायलेशन नहीं होगी, वो नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती ब्लड फ्लो को। सही है। अब वो किन किन लोगों में होती है, किन किन वजूहत होती है? अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है किसी को कि वो जो डिप्रेस कर देता है वेजोमोटर एरिया को, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, या ब्रेन डैमेज हो गया है सिंपली, तो हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती ब्लड फ्लो को और इस तरह हमारी बॉडी में डेवलप हो जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? इट्स एन एलर्जिक कंडीशन इन विच द कार्डियक आउटपुट एंड आर्टिकुलेशन ऑफन डिक्रीज ड्रास्टिकली। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है कि मतलब कोई भी एक एंटीजन बाहर से फॉरेन सब्सटेंस से आया, हमारी बॉडी ने देखा कि ये है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई और बहुत ज़्यादा ग्रेटली काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर दी। मतलब अब इसके क्या होते हैं स्टेप्स? पहले तो इसने हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस इंक्रीज किए, रिलीज़ किए, जिसकी वजह से इंक्रीज इन वेस्कुलर कैपेसिटी हुई वीनस डायलेशन से, जिसकी वजह से डिक्रीज इन वीनस रिटर्न हो गया। सही है। रिड्यूस्ड आर्टीरियल प्रेशर हो गया, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी हो गई। मतलब कि इन तीनों से जब वीनस रिटर्न हमारे पास कम हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी है, तो ये तीनों तो ऑब्वियसली मिलकर क्या करते हैं? कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज़ करेंगे ना, ऑब्वियसली सेक्रेटरी शॉक को बढ़ाएंगे, मतलब शॉक ब्लड फ्लो कम करेंगे हमारी बॉडी से। इस तरह जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और हिस्टामिन वगैरह रिलीज होंगे और ये तीनों काम होंगे, इस तरह हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक होगा हमारी बॉडी में। अब है हमारे पास सेप्टिक शॉक। अब सेप्टिक शॉक में क्या होता है? कोई भी ब्लड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी में वो फैल गया, जिसकी वजह से हमारे पास शॉक डेवलप हो जाएगा।
उसके कॉजेस क्या हैं? पेरिटोनाइटिस, स्किन इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीनस इन्फेक्शन होगा, ये सब होगा। इसमें क्या क्या होते हैं स्पेशल फीचर्स? हाई फीवर होगा, वेस्ट डायलेशन होगी, हाई कार्डिक आउटपुट होगा, स्लजिंग ऑफ ब्लड होगी। कि मतलब कोई भी यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाई फीवर, वेस्ट डायलेशन, हाई कार्डिक आउटपुट, स्लजिंग ऑफ ब्लड, डिसएमिनेटेड DIC वगैरह, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शॉक डेवलप हो रहा है। अब हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट, या तो आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या तो प्लाज्मा की ट्रांसफ्यूजन कर दें, या तो कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइटिस कर दें। सही है। ये सबसे सिंपल और बेसिक रिप्लेसमेंट थेरेपी है हमारी बॉडी में शॉक में, ऑब्वियसली स्टार्टिंग की स्टेजेस में। अगर हमारे पास समटाइम अगर प्लाज्मा नहीं है तो आप डेक्स्ट्रान भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होते हैं। इस तरह ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो जाएगी उसकी। ये अब छोड़ दें, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलेटरी अरेस्ट अगर हम पढ़ें, लास्ट है हमारा बिल्कुल। सर्कुलेटरी अरेस्ट में क्या होता है? अरेस्ट का मतलब है कि हमारे जो बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हमारे पास ऐसे नोड वगैरह की, जो हमारे पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमारा हार्ट ब्लड पंप करके आगे बॉडी में नहीं भेज जा रहा और हमारी बॉडी में शॉक डेवलप हो रहा है। सही है। इस तरह जो हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकता है, जो अभी हम और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सिंपली ये बहुत सिंपल सा है, इतना डिटेल में नहीं है। ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही जिसके साथ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा हमारा हार्ट, और हमारी बॉडी में शॉक डेवलप हो रहा है। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।